हेलो एवरीवन, आई एम मोनू कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में और राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट के लेक्चर में आपने देख लिया है किस प्रकार हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा, कंप्लीट बैक्टीरिया सेल्स के बारे में आपको समझाया है। और हमने ये भी डिफरेंस देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जो सेल्स होती हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होती हैं। और हमने आपको कंप्लीट एक सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हमने लास्ट लेक्चर्स में बता दिया है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स भी लगभग हमने कंप्लीट उसमें कर चुके हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो प्लांट्स में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है और प्रोटिस्टा हो सकता है। उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो भी मल्टी सेलुलर है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे ह्यूमन हमारे अंदर भी क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रकार की सेल्स होती है इनमें किस प्रकार से एक एक ऑर्गन जो होता है, सेल ऑर्गन जो होता है, क्या क्या कार्य करता है, इनका क्या क्या वर्क होता है, वो हम वन बाई वन पढ़ेंगे। जो आज के लेक्चर में हम फिनिश करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बेस्ट होगा किसके ऊपर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सबने एक लाइन तो सुन रखी होगी, सब कॉमन लाइन जानते हैं कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने 9th क्लास, 10th क्लास या 5th क्लास, 6th क्लास कहीं पर भी आपने स्टडी किया होगा तो कोशिका का जो शक्ति गृह होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो हमको पता ही है। इसके अलावा हमको ये जानना है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जरूरी है कि अगर मान लीजिए पावर हाउस ऑफ द सेल है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर हाउस जैसे कि हमारे घरों में बिजली आती है तो कहीं कहीं पावर हाउस ट्रांसफार्मर से आती है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेशन है सेल्स के अंदर, एक ऐसी जगह है जहां पर अगर सेल्स को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो कहीं कहीं किस पे डिपेंड होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड होती है। ठीक है ना, तो आज हम बिल्कुल इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर प्रेजेंट कितनी मटेरियल्स होते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में जानेंगे और इसका रोल जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। तो आपको मैं एक खास इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम इन सेल ऑर्गन्स जो हैं इनको अच्छे से आपने यहाँ पे इन लेक्चर्स में समझ लिया तो आपको आने वाले जो लेक्चर्स हैं, जैसे कि मान लिया आपने माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे समझा तो आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो चैप्टर होते हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में है, प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर्स है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, उससे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि किस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस प्रकार से रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। ठीक है ना, वो एनर्जी प्रोडक्शन में किस प्रकार हेल्प करता है। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट को बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक कहते हैं, ठीक है ना, हरित लवक जिसके नाम से जाना जाता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने क्लोरोप्लास्ट यहां पर अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, प्रकाश संश्लेषण वाला जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का 13 नंबर का चैप्टर है 11th क्लास बायोलॉजी का, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपको बहुत अच्छे से वो चैप्टर समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लेक्चर को देखना है और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और ध्यान रखिए जो सेल बायोलॉजी चैप्टर है ये काफी चैप्टर्स से रिलेटेड होता है, बहुत चैप्टर्स की एक तरह से बेसिक पार्ट्स यही होता है, तो आपको अच्छे से अटेंशन पे करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बता देता हूं बेटा। तो मान लीजिए ये क्या होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन लेयर एक सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो डबल मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पोरिंस पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा।
ठीक है। तो इस तरीके से एक संरचना होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो होती है, ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये जो होती है बेटा, वो होती है इनर मेम्ब्रेन। क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। अब बेटा हमको ध्यान देने की ये आवश्यकता है कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप में एक खास सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं बेटा, इसके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। उसके अलावा इसके पास क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स उसके खुद के होते हैं, ठीक है। राइबोसोम इसके पास खुद के होते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या होता है बेटा, एक फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड, बिल्कुल लिक्विड मटेरियल पाया जाता है इसके अंदर भी। उस लिक्विड मटेरियल को क्या कहते हैं, ये आप सभी जानते होंगे बेटा। उस लिक्विड मटेरियल को बोला जाता है यहाँ पर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, मैट्रिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा किस तरीके से मैं आपको ये चीजें डिनोट करता हूं कि इसके पास क्या होता है बेटा, इसका खुद का एक डबल स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। और इसके पास खुद के क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और किस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S। याद करो, आपने पिछले लेक्चर्स में अगर नहीं देखा होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S होते हैं, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S होते हैं। और नेक्स्ट जो इसी लेक्चर में हम आगे लास्ट में पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में कि जो 70S है और 80S है किस प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो डबल स्टैंडर्ड इसके बाद डीएनए होता है बेटा, और इसका जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक फोल्डेड संरचनाएं कुछ दिखाई दे रही होंगी। आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है ना। तो मतलब इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं। मेम्ब्रेन के भीतर, मेम्ब्रेन मतलब एक कटोरे के भीतर हम कटोरा पैक कर देना, तो उस तरीके से क्या होता है, इस तरह की इसकी संरचना होती है, ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा, आउटर मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसमें क्या है, हल्के हल्के पोरिंग्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। उनको पोरिंग्स बोला जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लिया हल्के हल्के छोटे छोटे पोरिंग्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ पे पोरिंग्स पाए जाते हैं बेटा इसके आउटर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। इससे क्या है, मेटेरियल्स साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, हल्के हल्के पोरिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, पोरिंग्स पाए जाते हैं। अब बेटा जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, अंदर की जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली जो होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, वो अपने आप में फोल्डेड होती है बेटा। जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनको बोलते हैं बेटा क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। इनको बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है। तो इस तरह की संरचना होती है। अब देखिए बेटा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये तो आपकी संरचना होगी, यहाँ संरचना तक आपको कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है ना। एक बार वापस मैं रिवाइज कर देता हूं। तो ये क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर होती है, सेल ऑर्गन होता है, एक कोशिका का अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसके चारों तरफ क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, जिसको पहली जो बाहर की लेयर उसको आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है, अंदर की को इनर मेम्ब्रेन लेयर बोला जाता है। इनर मेम्ब्रेन लेयर जो होती है बेटा वो फोल्डेड होती है आपस में, मतलब इस तरीके से एक सिमटी हुई संरचना होती है जो फोल्डेड होती है, ठीक है। तो फोल्डेड जो स्ट्रक्चर होती है बेटा उसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी बोला जाता है। और इसके अंदर एक खास बात यह है बेटा कि जो क्रिस्टी होते हैं उनके ऊपर एक एंजाइमेटिक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक एंजाइमेटिक संरचना पाई जाती है जिसको बोला जाता है बेटा एटीपीएज। क्या बोला जाता है बेटा, एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, जो कि एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए। और इसके लिक्विड मटेरियल को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसके अंदर रिएक्शंस चलती है, क्रेब्स साइकिल चलता है, वो आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए यहां पर। तो यहां पर मैं आपको इनको समराइज कर सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं इनको बोल देता हूं, जैसे इसके बारे में हम लिख रहे हैं आज, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट इसके लिए बारे में क्या लिखेंगे हम, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल,
पावर हाउस ऑफ द सेल आपको पता है क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसके लिए? सेल के लिए। दूसरी बात क्या होता है बेटा, इसके पास क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और दूसरा क्या होता है बेटा? डबल स्टैंडर्ड, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और वो कौन सा होता है बेटा? सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आप इनको पॉइंट्स में रिमेंबर करना चाहो, इनकी इसकी जो मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना चाहो, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को बिल्कुल पॉइंट्स में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और जो अगली नेक्स्ट इसके बारे में खास बात क्या है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। और नेक्स्ट बात क्या है इसके बारे में, बताओ बेटा, नेक्स्ट बात क्या है? ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि इसके बाद डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हो गया, उसके बाद में इसको बेटा, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो होती है, ये होती है बेटा, एक तरीके से ये क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है बेटा? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कि जब मान लीजिए इसको डिवाइड होना हो, जैसे सेल डिवीजन होता है, कोशिकाएं विभाजित होती है, ठीक है, तब क्या होता है कि सेल डिवीजन के लिए कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। अब उन प्रोटीन्स की आवश्यकता के लिए क्या होता है बेटा, इसके पास खुद का डीएनए, तो ये खुद की प्रोटीन्स भी बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस भी करेगा, खुद की प्रोटीन्स भी बना लेगा। लेकिन इसको डिवाइड होने के लिए, कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए, इसको कुछ अतिरिक्त प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है, जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से क्या होता है बेटा, ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर प्रोटीन की भी हेल्प लेता है। मतलब सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होगा, फुल्ली खुद पर डिपेंडेंट नहीं होता है, कि अगर इसको डिवाइड होना तो ये अकेला डिवाइड नहीं हो सकता। डिवाइड होने के लिए जितने भी प्रकार की प्रोटीन्स की आवश्यकताएं होती है, वो अकेला नहीं बना सकता है। जब ये डिवाइड होता है तो उसको कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जो कि न्यूक्लियर प्रोटीन की हेल्प लेता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए, आपके लिए एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप मान लीजिए कोई काम कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका होमवर्क करना है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपको कुछ डाउट्स पूछ कर अपना होमवर्क करना होता है, ठीक है। तो आप क्या है, काम तो कर सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कितना मुझे नोटेट करना है, कितना नहीं किया, तो आप हमेशा अपने दोस्त के ऊपर डिपेंड रहते हो, ठीक है ना। कि आप पूछते हो कि यार मेरे को ये बताओ कि मेरे को कितना, तो मुझे इस नोटबुक में लिखना है, और कितना मुझे अच्छे से, मतलब कितना पोर्शन मुझे छोड़ना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि आप फुल्ली डिपेंडेंट अपने आप में नहीं हो। आप अगर मान लीजिए नोट्स भी बनाते हो, तो आप अपने फ्रेंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी होती है। क्या होती है बेटा? सेमी ऑटोनोमस बॉडी होती है। और सेमी ऑटोनोमस कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्या इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब समझ में आ गया। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि न्यूक्लियर प्रोटीन्स पर डिपेंड होता है जब इसको डिवाइड होना था। दूसरा क्या होता है बेटा? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक, दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप एक लाइन में याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन मानी जाती है, वो मानी जाती है एंडोसिम्बायोटिक, मतलब कहीं कहीं से प्रोकैरियोटिक सेल से मानी जाती है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल से मानी जाती है, बैक्टीरिया से, इनका साइनोबैक्टीरिया से इनकी उत्पत्ति हुई है। मतलब इनका ओरिजिन जो हुआ है वो किससे हुआ है? साइनोबैक्टीरिया से हुआ। वो कैसे? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया सेल्स होती है, उसके पास भी क्या होता है बेटा? 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और उनके पास भी खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है।
डबल, और ये जो डिवाइड करते हैं वो बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तीनों जो सिमिलरिटी होती है वो किससे होती है? मिलती जुलती होती है बेटा, बैक्टीरिया से मिलती जुलती होती है। इसका मतलब क्या हुआ? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब होता है कि कहीं न कहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी ओरिजिन किससे मानी जाती है, उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बैक्टीरिया से मानी जाती है। इतना आप याद रखिए बेटा, ठीक है ना? इतना आप याद रखिए। इसको डिटेल में हम अगर समझाना चाहें तो ऐसा मान लीजिए बेटा कि सबसे पहले आने वाली जो सेल्स होती थी, सबसे पहले जो सेल्स बनी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स डेवलप्ड हुई तो उसने किसी एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है बेटा, किसी भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन रिलीज करता है और वहां पे एनर्जी जनरेट करता है। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एरोबिक बैक्टीरिया उसके द्वारा ले लिया गया, जिससे क्या हुआ, उसको एरोबिक रिएक्शन में हेल्प मिली और उसको एटीपी जनरेट करने में, ऊर्जा जनरेट करने में माइटोकॉन्ड्रिया ने हेल्प की। उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट जो था वो उस सेल्स के द्वारा इनगल्फ कर लिया गया, अंदर ले लिया गया, जिससे क्या हुआ, वो जो सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो फोटोसिंथेसिस करने लगी। इससे क्या होता है? एंडोसिम्बाइट, मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, जो साइनोबैक्टीरिया, वो किसी न किसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स के द्वारा इनगल्फ कर दिए गए, जिससे यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनगल्फ कर लिए गए। इस वजह से क्या होता है बेटा, हम जो भी इनकी जो उत्पत्ति मानते हैं, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति मानी जाती है, किससे मानी जाती है? बैक्टीरिया से मानी जाती है। तो आप सीधा सीधा ये याद रख लीजिए, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति हुई है वो साइनोबैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। ठीक है ना, बैक्टीरिया सेल से हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये किसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा? ये पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। किसमें? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहां पे आपको शॉर्ट में समझना है, और जब आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है ना, शॉर्ट में पढ़ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब भी हम भोजन करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्लड के माध्यम से सभी सेल्स के पास पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट पहुंचा दिया जाता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा वो चल जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, चल जाता है बेटा मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म चल जाता है। ठीक है ना, एक यूकैरियोटिक सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है, अब वो साइटोप्लाज्म चला जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ग्लूकोज जो होता है बेटा, आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में आया, तो ग्लूकोज कहां पर है बेटा? साइटोप्लाज्म में। कहां पर? साइटोप्लाज्म। अब ग्लूकोज किसमें ब्रेक हो जाता है? जो एरोबिक रिएक्शंस चलती है, मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती है उसमें ग्लूकोज ब्रेक कर दिया जाता है बेटा पाइरुवेट में। किसमें? पाइरुवेट में। या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप बिल्कुल एक तरीके से याद रख सकते हो, पाइरुवेट में ब्रेक कर दिया जाता है। अब ये पाइरुवेट जो होता है बेटा वो कहां पहुंचा दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट में हम एमपी लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पहुंचा दिया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जाकर पाइरुवेट जो होता है बेटा वो कौन सी साइकिल चलाता है? क्रेब्स साइकिल। कौन सी? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल चला। अब बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के बाद में, क्रेब्स साइकिल के बाद में इसका जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीजन बनती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद में जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, यहां पर मान लीजिए ग्लूकोज आ गया, यहाँ पे पाइरुवेट आ गया मान लीजिए। ठीक है, अब पाइरुवेट जो होता है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चला ली, एक रिएक्शन होगी, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल चला ली। क्रेब्स साइकिल के बाद में क्या होगा बेटा, वो जो CO2 होगी या इससे निकलने वाली जो CO2 होती है, इसके जो ग्लूकोज के बाद में जो क्रेब्स साइकिल होता है उसके बाद में ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसका, वो होता है ETS के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। और ये जो ETS होता है बेटा वो कहां पर होता है? इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो बिल्कुल मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, वापस समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर शब्दों में बिल्कुल अच्छे से याद रखने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो, इनको अच्छे से देख भी सकते हो कि किस तरीके से जो चीजें हैं मैंने समझाई हैं, तो यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बार वापस समराइज कर देता हूँ बेटा, कि ऐसा कुछ ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको याद नहीं होगा ये, तो आप ये ध्यान रखिए। तो मैं आपको वापस समझा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, आपने देख लिया होगा कि सेल जो होती है इट इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं, उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था कि सेल्स कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो बेटा हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया कि जितने भी मोनेरा किंगडम में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद हमने यूकैरियोटिक सेल्स स्टार्ट की। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमने क्या देखा बेटा, उसके चारों तरफ हमने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, चारों तरफ सेल लेयर्स होती है, जिसके में सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स हो सकती है, फिर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से पढ़े। और उसके बाद में सेल ऑर्गन्स देखे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो उसका मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर डेफिनेटली उसका डायग्राम दिखाऊंगा। तो आपने देखा कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के आपको मैंने डायग्राम भी दिखाऊंगा, तो आप एनसीईआरटी में अपने डायग्राम देख सकते हो। तो हमने बेटा क्या किया कि हम 1 बाय 1 सेल ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं। हमको न्यूक्लियस भी पढ़ना है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी अपॉर्टस, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद में उसके साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स सेल लेयर्स के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आज की जो लेक्चर है बेटा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को लिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम को लिया है। तो अभी जो मैं इसको समराइज करने जा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटा। कुछ भी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक सेल का ऑर्गेनल होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर होती है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर होती है, बेटा ह्यूमन सेल्स, हमारे अंदर भी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है ना, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है प्लांट सेल्स भी होती है। अब ध्यान रखिए इस बात को कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके चारों तरफ। ठीक है ना, तो इसके दो मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको पोरेंस कहा जाता है। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जो उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाती है। क्या करती है बेटा, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। उसके बाद में इसका जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसके अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है ना, और मेन चीज क्या होती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसमें, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में हेल्प करता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे ग्लूकोज हुआ, उसको कंप्लीट ब्रेक डाउन करके, ठीक है, कंप्लीट ब्रेक डाउन करके और हमको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना, ऊर्जा प्रोवाइड की जाती है किसके रूप में, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसके रूप में बेटा, एटीपी के रूप में यहाँ पर क्या प्रोवाइड की जाती है हमको, एटीपी के रूप में हमको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप बिल्कुल ध्यान सुनिए। तो मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। खुद के राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के। ठीक है, और यहां पर सबसे पहला काम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। किसमें, एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। उसके बाद में इसके अंदर कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये आप पढ़ चुके हो। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, ये भी आप पढ़ चुके हो। उसके बाद सेमी ऑटोनोमस और एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो मैंने सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा इसको, आपको कभी भी अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम में, या नीट हो, आईसीआर हो, सीयूईटी एग्जाम्स हो, ठीक है, या फिर और भी कोई जिपमर वाला एग्जाम हो, या कोई भी आपका ऐसा कंपटीशन एग्जाम हो जिसके अंदर आपको अगर क्वेश्चंस आता है कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको दो सेल ऑर्गेनल्स हमेशा ये ध्यान रखने हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है बेटा क्लोरोप्लास्ट। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल। अगर आपको मान ली कोई भी कंफ्यूजन है तो आप
आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। व्हेनेवर इट वांट्स टू डिवाइड इट रिक्वायर्स मोर प्रोटीन्स, so it can take help from the nuclear proteins। ये अपनी प्रोटीन्स खुद बना लेता है बेटा। जब ये डिवाइड होता है फिजन के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा जब एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड होते हैं, ठीक है। डबल माइटोकॉन्ड्रिया में जब डिवाइड होते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये अपना क्या होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा अपनी प्रोटीन्स तो बना लेता है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियर प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये सेमी ऑटोनोमस है, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन क्या हुआ, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब हुआ कि इनकी जो उत्पत्ति होती है बैक्टीरिया से हुई है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स ने कभी ना कभी एरोबिक बैक्टीरिया को निगल लिया होगा, जिसके अंदर कौन सी हुई, एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर निगल लिया होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को निगल लिया होगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, किससे मानी जाती है, बैक्टीरिया से मानी जाती है, ठीक है। तो इनके प्रमाण क्या है, मैं कह तो रहा हूं कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया दिखाता है, लेकिन यहां पर हमको एक चीज जानने की कोशिश करनी है कि इसके ऐसे कौन कौन से एविडेंस है, ऐसे कौन कौन से प्रमाण है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं, आपके दिमाग क्वेश्चन आ सकता है, सर आप कैसे बता सकते हो कि किस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बैक्टीरिया से डेवलप्ड हुए हैं। तो बेटा देखो, आप बैक्टीरिया सेल्स के बारे में याद करो। बैक्टीरिया सेल्स के पास क्या होते हैं बेटा, 70S राइबोसोम्स होते हैं, करेक्ट बोला ना। उसके पास 70S राइबोसोम्स है, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70S राइबोसोम है, करेक्ट। उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना, तो उसके पास भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है ना। उसके वो जो डिवाइड करता है किससे करता है बेटा, बाइनरी फिशन से करता है, ये भी बाइनरी फिशन से करता है, सही है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब बिल्कुल ही ध्यान रख लीजिए, दो टर्म है, एंडोसिम्बायोटिक और सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है फुली डिपेंडेंट नहीं होता है, जब इसको डिवाइड करना होता है तो ये न्यूक्लियर प्रोटीन की हेल्प लेता है, ठीक है ना। तो एक बात भी आप याद रख सकते हो कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उसके बाद में बेटा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होती है। उसके बाद में किसमें हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मतलब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है बेटा, जब हम भोजन खाते हैं तो वो जो ग्लूकोज बनता है लास्ट में वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। साइटोप्लाज्म में ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लूकोज किसमें बदल जाता है बेटा, पायरुवेट में बदल जाता है। और पायरुवेट किसमें चल जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आ जाता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में आने के बाद यहाँ पे क्या चलता है बेटा, पायरुवेट के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर चलता है। कौन से अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर चलता है। और फाइनली जाके एटीपी जनरेट होते हैं, ठीक है ना, एटीपी बनते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं बेटा। आरबीसी जो सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और सीव ट्यूब्स जो होती है प्लांट सेल्स में, सीव ट्यूब्स जो होती है, चांदनी नलिका कोशिकाएं जो होती है सीव ट्यूब्स, उसके अंदर भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर भी नहीं पाया जाता है। ओके, ठीक है। जाइलम जो सेल्स होती है, सीव ट्यूब्स जो होती है, वो उसके अंदर भी नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं बेटा, एनसीईआरटी क्या क्या कहती है। तो इसकी जो साइज और शेप के वाली बात कर लेते हैं। तो बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रियन। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं जब एक साथ, और जो सिंगुलर जो वर्ड यूज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियन, अनलेस स्पेशली स्टैंड, मतलब इसको आप माइक्रोस्कोप में तब तक नहीं देख सकते जब तक आप इसको स्टैनिंग नहीं कर सकते। मतलब किसी प्रकार का अगर आपको कलर डालना पड़ेगा इसके अंदर, किसी भी प्रकार का आपको कलर डालना पड़ेगा, तब जाके आप माइटोकॉन्ड्रिया को
विजुअलाइज कर सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको स्टैंड, तो आप देख सकते हो कि जेनस ग्रीन स्टैंड यूज किया जाता है इसको विजुअलाइज करने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब बेटा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल टू सेल डिफरेंट होते हैं, कि एक सेल्स में तो 2 पाए जाते हैं, किसी और सेल्स में 4 पाए जा सकते हैं, किसी और सेल्स में 500 पाए जा सकते हैं। तो क्या इस तरीके से हो सकता है? बताइए, आपके दिमाग में डाउट चल रहा हो तो मेरे दिमाग में भी ये डाउट चल रहा है कि आप मुझे बताओ कि क्या सभी माइटोकॉन्ड्रिया में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स जो होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो क्या एक ही होती है या फिर 2 होती है, फिर कितनी होती है बताओ। तो ये डिपेंड करता है बेटा सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्या? सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब क्लेमाइडोमोनास मान लीजिए, उसके अंदर एक ही क्या पाया जाता है बेटा, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन जो कीट होते हैं मतलब जो पक्षी होते हैं या उनकी जो उड़ने वाली पेशियां, उड़ने वाले पंख होते हैं, उनकी जो मसल सेल्स होती है उनके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि उनको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जिससे भी सेल्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा होगी तो वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे बेटा, ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जिस भी सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब इसकी शेप की बात कर लेते हैं बेटा, शेप किस टाइप का होता है ये। तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, किस टाइप का होता है, या तो सिलेंड्रिकल हो सकता है, मोस्टली सिलेंड्रिकल होता है, या फिर तस्तरीनुमा होता है। ठीक है, सॉसेस बोल सकते हैं, और सॉसेस इनसाइड। ठीक है, ओके, सॉसेस मतलब सिलेंड्रिकल होता है और सॉसेस होता है। तो बेटा आपका डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर क्रिस्टी होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। ओके, ये आप बात ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखिए कि यहां पर जो इसकी डायमीटर होती है वो क्या होती है, 0.221 माइक्रोमीटर होती है, और 1 to 4.1 इसकी लेंथ होती है। देखिए बेटा, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, 0.221 माइक्रोमीटर। ये तो क्या होता है बेटा, डायमीटर होता है, तो चौड़ाई बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, लेंथ जो होती है बेटा इसकी कितनी होती है, 1 to 4 माइक्रोमीटर, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। समझ में आया? तो ये लेंथ ध्यान रखनी है, और उसका जो साइज होता है वो जो किस तरीके का शेप पाया जाता है, इसके अंदर किस प्रकार की आकृति पाई जाती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, फिर सॉसेस हो सकती है। उसके अलावा इसकी चौड़ाई कितनी होती है बेटा, डायमीटर में 0.221 माइक्रोमीटर। ये ध्यान रखना, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, लेंथ कितनी होती है, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिए, तो each mitochondria is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane। मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हो गया? ठीक है, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, 2 एक्वस कंपार्टमेंट होता है, आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर मान लीजिए मैं इसको 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता हूं, अगर मान लीजिए इसके एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक इनर मेम्ब्रेन होगी, तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से 2 कंपार्टमेंट बन गए, 2 अलग अलग बॉक्स बन गए, एक तो इनर बॉक्स हो गया और एक आउटर बॉक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है, इसके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये इनर जो होता है मैट्रिक्स होता है, आउटर जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच में, वो भी आउटर चेंबर होता है। ये इनर चेंबर होता है, एक आउटर चेंबर होता है। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, आप ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 कंपार्टमेंट्स हो गए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप एनसीईआरटी अपने पास रख सकते हो और अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें पॉइंट नोट भी कर सकते हो, साइड में नोट्स भी बना सकते हो। और कभी भी जब भी मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा होता हूं तो बिल्कुल आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, एक पेन लेना है और अपने पास रखकर बेटा की पॉइंट्स बनाओ हमेशा। ठीक है ना, की पॉइंट्स बनाओ। की पॉइंट्स अगर बनाओगे तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है ना, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप मान लीजिए कभी पढ़ने बैठ रहे हो तो उठाया मोबाइल या फिर लैपटॉप पीसी कुछ भी उठा रहे हो, जाके लेक्चर लगा दिया, बस पढ़े हुए और देख रहे हो, बेटा इससे कोई फायदा नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको कभी भी जब आप मान लीजिए पढ़ने का मन करता है तो आप क्या किया करो, जब भी आप चाहे 1 घंटा ही पढ़िए तो, लेकिन आप एक्टिव रह के पढ़िए बेटा। बिल्कुल अपने मोबाइल को या फिर पीसी स्क्रीन को सामने रखिए, टेबल कुर्सी पे बैठिए, पेन और कॉफी लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना, नोट डाउन करके और अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखिए बेटा, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं। ठीक है ना, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं है। तो आपको जो जो चीज में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको बिल्कुल आप नोट डाउन कीजिए और लेक्चर खत्म होने के बाद में उस चीज को आप रिवाइज कीजिए। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज कर लो। फिर इस लेक्चर के ऊपर क्या करना है, आपको जाके पीवाईक्यू सोल्व करने, एमसीक्यू सोल्व करने, जिससे क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा डाउट्स इसमें नहीं आए। ठीक है ना, इसमें आपको ज्यादा डाउट्स नहीं आए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल आप एक आलस की तरह आप बिल्कुल जैसे पड़े हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जब भी आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से एक्टिव रहकर उसको बढ़िया नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स वाइज में जो नोट्स करवा रहा हूं, और जो भी आपके एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वो भी मैं पढ़ा रहा हूं। और आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, 2 कंपार्टमेंट हो सकते हैं, एक तो इनर कंपार्टमेंट एंड आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, वो आपको मैं बता चुका हूं। और इसका जो इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं बेटा, मैट्रिक्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, मैट्रिक्स होता है इसके अंदर। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में आपको बता चुका हूं। उसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डिंग होती है बेटा, इनफोल्डिंग होती है, उसके अंदर उसको बोलते हैं तो क्रिस्टी बोला जाता है। और सिंगुलर वर्ड इसके लिए क्रिस्टी के लिए क्रिस्टा यूज किया जाता है। ये सिंगुलर वर्ड है बेटा, मतलब एक क्रिस्टी के लिए लिया जाता है। अगर मान लीजिए 1 से ज्यादा क्रिस्टी है तो उसको बोला जाता है, ठीक है, 1 से ज्यादा क्रिस्टी तो उसके लिए क्रिस्टी इस तरीके से यूज करता है। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, मैंने आपको बता दिया अगर इनर फोल्डिंग होगी तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद द 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। ठीक है, तो बेटा ये आपको मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, कुछ एंजाइमेटिक क्रियाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। उन एंजाइम्स की वजह से ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो सारे जो क्रेब्स साइकिल में एंजाइम्स होते हैं वो सारे किसमें मिलते हैं बेटा, आपको मैट्रिक्स में मिल सकते हैं। लेकिन एक जो एंजाइम होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है बेटा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोला जाता है बेटा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मैं आपको बता दिया एरोबिक इसके अंदर ये किसकी साइट्स होती है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन पाए जाते हैं इनके अंदर, वायवीय श्वसन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। और सेलुलर एनर्जी बनाते हैं किसकी फॉर्म में बनाते हैं बेटा, एटीपी की फॉर्म में बनाते हैं। किसकी फॉर्म में बनाते हैं, एटीपी की फॉर्म में ये क्या बनाते हैं बेटा,
एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसके द्वारा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल्स कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके खुद के पास खुद का डीएनए होता है और फिर फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम जो होता है बेटा 70S टाइप का होता है और ये डिवाइड किसके द्वारा करता है, फिजन के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां तक बेटा हमने क्या पढ़ लिया, बिल्कुल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनाइज स्टार्ट करेंगे बेटा वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक तरीके से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, स्पेशली क्या होता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, तो प्लांट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्लांट सेल्स के अंदर भी मिल जाएगा, एनिमल सेल्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसके अंदर मिलता है, स्पेशली ओनली पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसकी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं बेटा, ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है किस प्रकार से होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है बेटा, और इसके अंदर ठीक है, और इसके अंदर भी कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर भी इसका खुद का क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर भी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होती है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है। और बेटा इसके जो सॉरी, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इसका लिक्विड मटेरियल जो होता है वो जो इनर कंपार्टमेंट में मिलता है उसको बोला जाता है बेटा स्ट्रोमा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोला जाता है बेटा इनर, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा बोला जाता है, ओके, स्ट्रोमा बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, खुद का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, आर भी लिख सकता हूं मैं इसको, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और बेटा इसके अंदर जो मिलते हैं ये छोटे छोटे थाइलोकोइड्स पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, इसको बोल सकते हैं आप ग्रेनम, ग्रुप ऑफ थायराइड कहलाता है बेटा ग्रेनम, ये बोले जाते हैं ग्रेनम या फिर ग्रेना, ठीक है, ग्रेनम सिंगुलर जो होता है ग्रेना होता है, और सॉरी सिंगुलर जो होता है ग्रेनम होता है, और इसको ग्रुप जो ग्रुप ऑफ थाइलोकोइड्स होता है वो ग्रेना पाया जाता है, ठीक है ना, थाइलोकोइड्स का ग्रुप होता है। और ये सिंगल जो होता है उसको बोलते हैं बेटा थाइलोकोइड्स, क्या बोलते हैं, थाइलोकोइड बोला जाता है, ठीक है। ये थाइलोकोइड बोला जाता है, सॉरी, ठीक है, थाइलोकोइड बोला जाता है। ये होते ही बेटा एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है। तो यहां पर भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है।
और इसमें क्या होते हैं बेटा 70s राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं 70s राइबोसोम्स मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, ये भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। सेमी ऑटोनोमस का मतलब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है आपको, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया सेमी ऑटोनोमस क्या होता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए या फिर बी सी, ये बहुत टाइप्स के हो सकते हैं बेटा, ठीक है। क्लोरोफिल तो पिगमेंट्स पाया जाता है बेटा, पिगमेंट्स। अब यहां पर आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है, पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन क्यों होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन क्यों होता है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर थाइलोकोइड्स होते हैं और उनके ऊपर क्या होता है बेटा, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, पिगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, थायराइड की मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर क्या होता है बेटा, पिगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। पिगमेंट, तो पिगमेंट्स के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है बेटा, जो वो क्या है, लाइट, जो लाइट पड़ती है इनके ऊपर, जो इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, उनको ट्रैप करने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है। जो ट्रैप करते हैं तो उसके अंदर जो ग्रीन रंग की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना, तो उनको सब, आपको पता है सूर्य के प्रकाश में सारे कलर पाए जाते हैं, तो इसमें से क्या होता है, सारे और कलर्स को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीन कलर को वापस इनको, मतलब वायुमंडल में जो वापस जो कलर छोड़ते हैं, वो कौन सा छोड़ते हैं, ग्रीन कलर छोड़ते हैं। तो मतलब सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो ग्रीन कलर की जो इंटेंसिटी है, जो लाइट इंटेंसिटी है, उसको वापस इसको क्या किया जाता है बेटा, रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है, वापस इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। इस एनर्जी का उपयोग किया जाता है बेटा भोजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इसके बारे में आप बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे जब आप प्लांट फिजियोलॉजी का 13th चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर बेटा पिगमेंट्स पाए जाते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ऊपर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो पिगमेंट्स होते हैं बेटा, वो क्लोरोफिल हो सकता है, कैरोटिनॉइड्स हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है। ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ये मिलकर एक फोटो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना, मिलकर फोटो सिस्टम बनाते हैं। और फोटो सिस्टम क्या होता है बेटा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, उनको कैच करता है, फिर एनर्जी जनरेट होती है, उससे फिर क्या होता है बेटा, वो जो एनर्जी जो होती है वो भोजन बनाने में काम आती है, ठीक है ना, भोजन बनाने में काम आती है। तो आप समझिए यहाँ पे, तो पिगमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। सेमी ऑटोनोमस आप समझ गए होंगे। और ये क्या होता है बेटा, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, ये भी दिखाता है। ठीक है, ये भी क्या शो करता है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन शो करता है। आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में जो बताया था वही यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके अलावा ये किसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा, ये किसमें पार्टिसिपेट करता है, ये पार्टिसिपेट करता है बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है ये। इसका मतलब ये होता है फूड फॉर्मेशन का काम किसमें होता है, इसमें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है ये, फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोसेस होता है, मतलब इसका मेन जो रोल होता है किसमें प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर का टॉपिक क्या लिखो, पॉइंट क्या लिखोगे इसके बारे में, सेमी ऑटोनोमस हो गया, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्या अकेला टाइप्स होता है बेटा, तो इसका मतलब कि ये नहीं हुआ कि जो प्लांट सेल्स होती है किस किस में पाया जाता है, ये किस किस, ऐसे कौन कौन से
ऑर्गेनिज्म है या ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो बेटा एल्गी के अंदर मिलेंगे। किसके अंदर? एल्गी के अंदर। एल्गी के अलावा ब्रायोफाइट, ओके, टेरिडोफाइट, ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर, ओके, एंजियोस्पर्म के अंदर भी ये पाए जाएंगे। समझ में आया? यहाँ पर पूरे प्लांट किंगडम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इनका आकार भी अलग अलग होता है। उसके अलावा बेटा इसको समराइज भी करेंगे, टेंशन मत करो आप। उसके अलावा कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट, मोस्टली क्या होता है बेटा? ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके अलावा होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये होता है बेटा रेड हो सकता है, रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, और या ब्लू हो सकता है, ठीक है। या फिर अलग कलर, ग्रीन के अलावा सारे कलर होते हैं। और एक होता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, जो कि व्हाइट इन कलर में होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप रूट रीजन में देते हो, प्लांट की सारी सेल्स में, इसका मतलब रूट वाला रीजन जो होता है वो अंडरग्राउंड रीजन होता है, वो व्हाइट कलर होते हैं, ठीक है ना। तो व्हाइट कलर का जो पिगमेंट्स होता है वो क्या होता है, किसके अंदर पाया जाता है बेटा? रूट वाले रीजन में जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, मतलब वहां पे ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो ठीक है। तो इसमें अंदर ये होता है कि जो व्हाइट कलर के जितने पार्ट्स होंगे प्लांट्स का, उसमें क्यों पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रेड, ब्लू, पिंक कुछ भी हो सकता है, ग्रीन के अलावा। ग्रीन जो होता है क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब बेटा आपको मैं इसमें, आप बोलोगे सर एक बार वापस समराइज कर दी, तो बिल्कुल आपको मैं समराइज कर देता हूं, 1 मिनट। तो यहां पर ठीक है, एक बार वापस समराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, जिस प्रकार से हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट कुछ भी नहीं है, ये भी एक प्रकार का यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स हो सकती है? एल्गी सेल्स हो सकती है, ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं, टेरिडोफाइट्स हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। मेन रोल क्या होता है इसका? मेन रोल जो होता है फोटोसिंथेसिस करना और भोजन का निर्माण करना, फूड फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो आप जिससे मान लीजिए जो 13 नंबर का चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर का जो मतलब आउटर कंपार्टमेंट हो गया और अंदर का कंपार्टमेंट हो गया। और इसके बेटा जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर पोरिन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोरिन्स पाए जाते हैं, जो इससे मटेरियल्स जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो इनर मैट्रिक्स, जो इनर लिक्विड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे थाइलोकोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जो होते हैं बेटा क्या होते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ठीक है ना। और उस एनर्जी का उपयोग किसमें किया जाता है? एटीपी फॉर्मेशन में किया जाता है। फिर बाद में वो जो एनर्जी जो होती है वो किसमें काम आती है? वो काम आती है भोजन बनाने में, जो कि आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे जब आप प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि इसका जो मेन रोल जो होता है वो किसमें होता है? वो होता है फूड फॉर्मेशन में होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है, ठीक है ना। और ये जो आपस में जुड़ी हुई होती है बेटा, ठीक है ना, ये जो आपस में जुड़ी हुई रहती है इसको बेटा कभी कभी हम स्ट्रोमा लेमिली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। ये जो आपस में थायरोइड्स को जोड़ती है बेटा इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लेमिली बोला जाता है, ठीक है ना। और आपको पता है बेटा इसका खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और ये भी क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस होता है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन शो करता है, ठीक है ना। ये जितने पॉइंट्स आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देख लेते बेटा एनसाइटिक लाइन क्या कहती है। एनसाइटिक लाइन देख लेते हैं, एनसाइटिक क्या क्या बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा एनसाइटिक क्या क्या बोल रही है। एनसाइटिक बोल रही है प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स
इन यूग्लिनोइड। बिल्कुल बेटा, एक बात बताना आपको भूल गया था, यूग्लिनोइड जो होता है वो क्या होता है बेटा, एनिमल सेल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एनिमल किंगडम में जो होता है प्रोटिस्टा किंगडम में जो होता है वो क्या होता है बेटा, यूग्लिनोइड्स होता है। यूग्लिनोइड्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। These are easily observed under the microscope as they large. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. Based on the pigments, they can be classified into chromoplast, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है तीनों टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन द पिगमेंट। तो ग्रीन कलर का जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अलावा रेड, पिंक, ब्लू या फिर इसके अलावा वो भी कलर हो सकता है, उसमें क्या होगा बता, क्रोमोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा। और व्हाइट कलर का जो होगा वो क्या होगा बेटा, ल्यूकोप्लास्ट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड। बिल्कुल बात सही, जो मैंने क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है बेटा, क्लोरोफिल भी कंटेन करेगा, सॉरी ठीक है बेटा। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल और दोनों प्रकार के पिगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। मैंने बताया था आपको, जितने भी पिगमेंट्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने, मतलब सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको ट्रैप करते हैं, उसको पकड़ने का काम करते हैं। और वो जो एनर्जी होती है वो किस में काम आती है बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आती है, ठीक है। और उसके बारे में आप डिटेल में आप जो पढ़ोगे जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी का आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद बेटा ध्यान दीजिए, इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। तो क्रोमोप्लास्ट होता है, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसके अंदर तो बेटा क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। उसके अंदर क्या क्या मिलता है बेटा, उसके अंदर पाया जाता है कैरोटीन, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो एक तो मिलता है कैरोटीन, या आपको ध्यान रखना बेटा, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज, रेड कलर। येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, ठीक है ना। येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। द ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा, आर द कलरलेस प्लास्टिड्स वेयर द सेल साइज स्टोर द न्यूट्रिएंट्स। तो इनका काम क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम होता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और मैं बता देता हूं आपको इंपॉर्टेंट, कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है बेटा वो भी, ठीक है, वो भी तीन टाइप्स के होते हैं बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। पहले टाइप होता है बेटा एमाइलोप्लास्ट। कौन सा, एमाइलोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट होता है वो क्या होता है बेटा, किसको स्टोर करता है, ये करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट को। किसको, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो होता है ल्यूकोप्लास्ट का टाइप बता रहा हूं बेटा, तीन टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, तीन प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। लवक जो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में लवक बोला जाता है। तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रेड, येलो और रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, और उसके अलावा और भी कलर हो सकता है, ठीक है ना, ऑरेंज कलर हो सकता है। उसके अंदर क्या मिलते हैं बेटा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स और कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो तीन टाइप होता है। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, आपको पता है ये व्हाइट कलर का होता है ल्यूकोप्लास्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट होता है बेटा वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो भी तीन टाइप का होता है। पहला एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और दूसरा होता है इलाइलोप्लास्ट। क्या होता है, इलाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो होता है बेटा
वो किसको स्टोर करता है? वो स्टोर करता है फैट्स को। किसको? फैट को स्टोर करता है या फिर ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। तीसरा जो होता है बेटा, वो होता है बेटा एल्यूरोप्लास्ट। क्या होता है? जो वहां पे देख सकते हो आप, एल्यूरोप्लास्ट। वो करता है बेटा प्रोटीन को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? प्रोटीन स्टोर। आगे देख लो आप, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। जो प्लांट की जो स्पेशल सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। किसके अंदर? मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो शेप होती है बेटा बहुत अलग होती है। लेंस शेप के ज्यादा होते हैं। लेंस हो सकते हैं, ओवल अंडाकार हो सकते हैं, स्फेरिकल गोलाकार हो सकते हैं, या डिस्क लाइक इसकी हो सकते हैं, और रिबन टाइप के भी हो सकते हैं। तो एलगी में सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है। और इनकी जो साइज जो लेंथ होती है बेटा वो क्या होती है? ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है बेटा वो देखिए आप बिल्कुल 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। क्या होती है बेटा? 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। और विड्थ क्या होती है? 2 to 4 होती है। क्या होती है? तो इसकी लेंथ दी हुई है बेटा, वो ध्यान रखना, वो होती है कितनी होती है बेटा? 5 to 10 माइक्रोमीटर। मतलब इसके मतलब ये हो गया कि ये और विड्थ, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, विड्थ क्या होती है इसकी? 2 to 4 माइक्रोमीटर। 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो यहाँ देखिए बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर जो लेंथ थी वहां पे 1 to 4 उसकी मतलब 1 to 4 माइक्रोमीटर लेंथ किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पर देखो बेटा इसकी लेंथ थी 5 to 10। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो साइज में माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा बड़े होते हैं। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, और ये सेल वाइज डिफरेंट होते हैं। एक जो होते हैं वो क्लाइरोमाइनोमोनास होते हैं। ग्रीन एलगी में 20 से 40% मतलब पर सेल 20 से 40 भी मतलब एलगी सेल्स में पाए जा सकते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर दी डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल मैं पढ़ा चुका हूं। और टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज द रिलेटिवली लेस परमेबल, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड बाय द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आपको पता है, जो आंतरिक मटेरियल होता है वो कहलाता है बेटा स्ट्रोमा कहलाता है, वो आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, और एक नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स थायरोइड मतलब चकत्तों के रूप में एक स्टेप्स कोइल्स के ऊपर कोइल्स रख देते हैं ना बेटा, उस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? ये ग्रेनम पाए जाते हैं। ठीक है, थायरोइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिंगल होता है, थायरोइड होता है। ठीक है, स्ट्रोमा लेवल आपको मैंने बता ही दिया किस तरह से स्ट्रोमा लेवल आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, थायरोइड सारे जो बाकी पे बातें आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, तो राइबोसोम के पास, इनके पास क्या होता है बेटा? 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि सेम किसके बाद तरह होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट बताओ। आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों फिनिश कर चुका हूं। अब लास्ट में हम छोटी सी बात कर लेते हैं बेटा राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइबोसोम कुछ भी नहीं है बेटा, राइबोसोम बहुत छोटी एक टॉपिक है, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि राइबोसोम जो होता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के द्वारा बने होते हैं। और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होती है, अब इनको राइबोसोम जो होते हैं बेटा उनका ओरिजिन कहां होता है, कहां बनता है वो? तो ये बनता है न्यूक्लियोलस में। किसमें बेटा? न्यूक्लियोलस। अब बेटा आपको दिमाग की सुना कि कहां पाई जाती है? तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है बेटा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक सेल ऑर्गन होता है न्यूक्लियोलस, उसके अंदर क्या बनते हैं बेटा? राइबोसोम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? यहाँ पर किसका काम होता है? राइबोसोम्स बनने का काम होता है। ठीक है, राइबोसोम्स जो बनते हैं वो क्या बनते हैं बेटा? राइबोसोम्स बनते हैं, वो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, एक कोइकोटिक सेल्स होती है जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियोलस पाई जाती है, जो कि राइबोसोम्स का निर्माण करती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है और आपको पूछना चाहिए, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि जो बैक्टीरिया सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, उसके अंदर तो किसी प्रकार का न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, तो वहां पर राइबोसोम्स कौन बनाता है? बताओ भाई। यूकेरियोटिक सेल्स है, उसके अंदर तो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर राइबोसोम्स का जो निर्माण होगा, राइबोसोम्स जो बनेंगे वो किसके द्वारा बनेंगे? वो बनेंगे न्यूक्लियोलस के द्वारा, जो
न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता होगा ऐसा, वहां तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो वहां पर किस तरीके से आप कह सकते हो कि राइबोसोम्स बनते हैं? बताओ राइबोसोम्स कैसे बनते हैं? वहां तो किसी प्रकार के राइबोसोम्स बनते ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वहां पे? तो बेटा वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एक मिनट में आपको इसको बता देता हूं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके अंदर एक उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर रिएक्शन चलती है बेटा, एक ध्यान रखना, राइबोसोम बायोजेनेसिस। कौन सी? राइबोसोम बायोजेनेसिस। इसके द्वारा राइबोसोम्स बैक्टीरिया सेल्स के अंदर बनते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम बायोजेनेसिस आप याद, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय द जॉर्ज पैलेडे, ठीक है। जॉर्ज पैलेडे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। कब इसको देखा था राइबोसोम्स को? 1953 में, ठीक है। 1953 में जॉर्ज पैलेडे ने इनको कहां पे देखा था? जो बीन्स पे देखा था इनको, ठीक है, बीन्स सेल्स के अंदर देखा था। तो जॉर्ज पैलेडे जो थे उन्होंने 1953 में राइबोसोम्स की खोज की थी, ठीक है। दे आर दी कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दी प्रोटीन्स। तो ये क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए एंड दी प्रोटीन्स के बने होते हैं। मतलब ये क्या होता है बेटा? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। और टू टाइप्स के होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में 80s पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मैं आपको एक डिवाइडेशन करके दिखाता हूं बेटा इनका, कि ये किस प्रकार से, यहाँ पे आप समझ चुके हो यहाँ पे कि जो 80s राइबोसोम पाए जाते हैं वो तो 2 यूनिट्स में पाए जाते हैं, 60s प्लस 40s, ये 2 टुकड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो 70s राइबोसोम मिलते हैं बेटा वो पाए जाते हैं, सॉरी, 50s प्लस 30s, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50s, मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं बेटा 50s प्लस 30s। अब यहाँ पे S जो होता है वो होता है बेटा स्वेडरबर्ग यूनिट्स होता है। क्या होता है? स्वेडरबर्ग यूनिट होती है, वो किसी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। जब हम इनको निकालते हैं सेडिमेंटेशन में, मतलब जो एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा राइबोसोम्स को अलग किया जाता है, ठीक है ना, उसमें एक स्वेडरबर्ग यूनिट्स आती है, स्वेडरबर्ग यूनिट्स आती है जो किसको शो करती है? इसकी डेंसिटी और साइज को शो करती है। किसको शो करती है? एस। यहाँ पर किसको शो करता है? एस। एस शो करता है बेटा इसकी डेंसिटी एंड साइज को, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर? अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे और आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं वापस से, बिल्कुल आसान भाषा में। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, राइबोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन लेयर सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये मेम्ब्रेन, सॉरी, एक मिनट मैं इसको याद करता हूं बेटा, सॉरी। देखो बेटा क्या होता है कि जो राइबोसोम और सेंट्रोसोम, राइबोसोम और सेंट्रियोल जो होते हैं, ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, मतलब इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। आप देख सकते हो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है। तो मैं आपको इसको समराइज करता हूं बेटा, राइबोसोम जो होते हैं वो मेनली किस काम में पार्टिसिपेट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और राइबोसोम्स का निर्माण कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसके द्वारा बेटा? न्यूक्लियोलस आप लिख सकते हो, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोला जाता है, ठीक है, केंद्रिका बोला जाता है इसको, ठीक है। केंद्रिका के अंदर ही बनता है। और
ये राइबोसोम से निर्माण केंद्रीय कहाँ पाई जाती है, केंद्र के अंदर पाई जाती है, ये तो आपको पता होता है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है बेटा, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, एटीएस एंड 70S। एटीएस जो मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और 70S किसमें पाए जाते हैं, 70S पाए जाते हैं बेटा आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और एटीएस होते हैं दो यूनिट्स में पाए जाते हैं, 60S 40S। 70S पाए जाते हैं 50S एंड 30S। तो जो एस जो होता है स्वेडरबर्ग यूनिट होती है, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्वेडरबर्ग यूनिट होती है। तो ये यूनिट क्या होती है, ये डेंसिटी और साइज को शो करती है। ठीक है, कितनी बड़ी इसकी साइज है। तो यहाँ तक बेटा आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ लिया, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटली पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में और ज्यादा स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। जितना हो सके आप इस जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके बीच में आप वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी लाभ उठाएं, आपके फ्रेंड्स भी लाभ उठाएं। और नीट 2024 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, आपकी कंटिन्यू तैयारी रखिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी।